थर्ड ब्रांच इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हम ऑलरेडी ब्रांचेस ऑफ बायो में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा से डिस्कस करेंगे। इट डील्स विद स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच मेक सेल्स एंड ऑर्गेनल्स। इनिशियल लेवल पे हमने देखा था कि जितने भी जानदार हैं उनकी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो सेल कहलाता है, यानी कि तमाम जानदार सेल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन सेल तो लाइफ की बेसिक यूनिट है। सेल ख़ुद किससे मिलकर बना है? तो सेल मिलकर बनता है मॉलिक्यूल्स से। अब सेल क्योंकि एक लिविंग पार्ट है तो इसके अंदर कुछ डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बाकी हमें नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में देखने को नहीं मिलते। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है बायो मॉलिक्यूल्स या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल और उसके अंदर मौजूद डिफरेंट पार्ट्स जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। अब क्योंकि ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं तो ऑब्वियसली इनके अंदर रिएक्शन वगैरह होता है। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं वो केमिस्ट्री के लॉस को फॉलो करते हुए होते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें लिविंग बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स के अंदर प्रोसेस होता है फ़ोटोसिंथेसिस। फ़ोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से प्लांट्स अपना फूड रेडी करते हैं, और ये फ़ोटोसिंथेसिस बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस की कलेक्शन से होता है। तो इसके अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे बाय केमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री। इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस की बदौलत होता है। तो अगर हमें इन प्रोसेस को सही से समझना है तो पहले उसके लिए ज़रूरी है कि हमें केमिस्ट्री में होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं और उनके अंदर फॉलो होने वाले जितने रूल्स और प्रिंसिपल हैं उन सब का पता हो, क्योंकि उन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल को हम रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस पर अप्लाई करके इनको समझ सकते हैं। फोर्थ ब्रांच इज़ बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी deals with occurrence and distribution of different species of organisms among different regions of earth or different regions of world। तो जियोग्राफी या फिर जियोग्राफिकल रीजन्स का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जिसकी जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जो भी उसकी खुसूसियात हैं वो दूसरे एरिया से डिफरेंट हो। उस एरिया की फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक, लेट सपोज उसका टेम्परेचर, वहाँ पे मौजूद वाटर वो दूसरे एरिया से अलग हो। तो इस तरीके से इस वर्ल्ड में हमारे पास डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स मौजूद हैं। लेट सपोज़ अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इन डेज़र्ट में, रेगिस्तान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जबकि एंटार्क्टिका जो एक रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। तो इस तरीके से अर्थ के ऊपर डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स मौजूद हैं, और इन जियोग्राफिकल रीजन्स को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाता है उसका एनवायरनमेंट या उसके फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट वगैरह। अब ये जियोग्राफिकल रीजन्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं बायो में? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में ख़ास तरह के, या आप कह सकते हैं ख़ास तरह के पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में एक ख़ास तरह की स्पीशी ही सरवाइव कर सकती है। स्पीशी कहते हैं
डिफरेंट तरीके के एनिमल्स या डिफरेंट तरीके के प्लांट्स को या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, लेट सपोज ह्यूमन एक स्पीशी है, इस तरीके से फ्रॉग की एक अलग स्पीशी है, एप्पल ट्री की एक अलग स्पीशी है। तो अलग अलग तरह के स्पीशी एक ख़ास जोग्राफिकल रीजन्स में पाए जा सकते हैं, उसके अलावा वो कहीं नहीं पाए जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल पोलर बियर। तो पोलर बियर आपको सिर्फ एंटार्क्टिका में मिलेगा, जहाँ पर बर्फ़ मौजूद है। पोलर बियर को ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो। तो पोलर बियर आपको कभी भी अपने कंट्री में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है वहाँ पे पोलर बियर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से एंटार्क्टिका में कोई भी इंसान या इंसानों की कोई भी आबादी मौजूद नहीं है। इसकी वजह क्या है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। तो इस तरीके से इस वर्ल्ड में डिफरेंट रीजन्स में अलग तरह के ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं, उनकी अकरेंस है, और वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट किस लिहाज से हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस लिहाज से की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उस जियोग्राफिकल रीजन के फ़िज़िकल एनवायरनमेंट या उसके एनवायरमेंटल फीचर्स की वजह से। बायो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स विच प्रोवाइड प्रॉफिट और लॉस। बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है हमेशा प्रॉफिट और लॉस की। मतलब कोई भी चीज़ है वो हमें प्रॉफिट पहुंचा रही है तो इकोनॉमिकली बेनिफिट है ये हमारे लिए, और अगर वो हमें लॉस पहुंचा रही है तो फिर उस चीज़ को हमें बंद करना पड़ेगा इकोनॉमिकली। यहाँ पर बायो इकोनॉमिक्स से मुराद ये है कि अब हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज़म को देखते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज़म हमारे कंट्री को प्रॉफिट पहुंचा रहा है या फिर लॉस पहुंचा रहा है। अब लिविंग ऑर्गेनिज़म वो प्रॉफिट पहुंचा रहा हो या फिर लॉस पहुंचा रहा हो, ऐसे दोनों ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिज़म इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि या तो इससे हमें फ़ायदा हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मर्स वीट वगैरह को ग्रो करवाते हैं, वीट गंदम को कहा जाता है। तो वीट वगैरह की ईल्ड्स होती हैं, ईल्ड्स का मतलब होता है फसल। तो वीट की ईल्ड एक फार्मर ने लगाई है, तो अब उस ईल्ड को अगर हम इकोनॉमिकली देखेंगे तो हमें उसकी कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। कॉस्ट वैल्यू मतलब कितना ख़र्चा आया है उसके ऊपर, एंड प्रॉफिट वैल्यू, और उससे हमें कितना फ़ायदा मिला है। फिर इस कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू को कैलकुलेट करके हम ये बता सकते हैं कि ये जो बिज़नेस था ये प्रॉफिटेबल था, फ़ायदेमंद साबित हुआ, या फिर इससे हमें लॉस हुआ है। और इन तमाम कैलकुलेशंस के लिए हमें बायो इकोनॉमिक्स को यूज़ करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा।